नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। गोल्ड, सिल्वर हो, एग्री कमोडिटी हो या फिर बेस मेटल्स, इन तमाम कमोडिटी के बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स और ट्रेडिंग ट्रेंड्स को समझना जरूरी है, तभी आप कमोडिटी बाजार के सफल निवेशक बन सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो पूछिए। हमारा नंबर है 9136934058। इस नंबर पर अपने सवाल भेजें, अपना नाम, अपने शहर का नाम और सिर्फ कमोडिटी से जुड़े ही सवाल इस नंबर पर भेजें। आप हमारे सोशल मीडिया पेज फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं। हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो अगले आधे घंटे तक आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एक्सपर्ट है बीकानेर से, नवनीत दमानी है मोतीलाल ओसवाल से और साथ ही दीपेन शाह हैं हमारे साथ steven.com से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। चलिए फटाफट से दर्शकों के सवाल लेने ही शुरू कर लेते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर अभिषेक हैं दिल्ली से। क्रूड नेचुरल गैस में ऑप्शंस में आज क्या करना चाहिए? नवनीत जी, क्या करना चाहिए क्रूड में और एनजी में? ऑप्शंस में कोई रणनीति है क्या आपके पास आज? विश्वमोहन जी, मुझे लगता है क्रूड में आज थोड़ा सा मुनाफा वसूली फिर से देखने मिलेगी सेकंड हाफ में। तो मैं पुट की रिकमेंडेशन दूंगा। मैं यहाँ पे 5800 का पुट, या अगर थोड़ा सा और कंफर्टेबल चाहिए तो 5700 का पुट बाय करने की स्ट्रेटेजी रहेगी। आप जब तक 5960 का स्तर ऊपर में नहीं टूटता है, आप पुट को होल्ड कर सकते हैं और अगले एक दिनों में अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। साथ ही साथ नेचुरल गैस में हमने देखा कि काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद 185 187 का स्तर टूट के ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि 200 रुपए का कॉल आपको यहाँ पर बाय करने की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। करीब करीब 2 से 3 रुपए में मिल रहा है, यहाँ पर आपको अच्छा मुनाफा होने की काफी संभावना है। अब बात कर लेते हैं कॉपर की। कॉपर पर भी इनका सवाल था, अभिषेक दिल्ली का। इन्होंने कॉपर में इंट्राडे के लिए रणनीति पूछी है। भूपेश जी, कोई है इंट्राडे के लिए कॉपर में कॉल? जी नमस्कार सर। कॉपर की बात करें तो कॉपर का स्ट्रक्चर चार्ट का काफी खराब है। कई दिनों से अच्छी बिकवाली देखने को मिली है कॉपर में। 735 रुपए के नीचे जब तक कॉपर ट्रेड कर रहा है तब तक कॉपर में बिकवाली जारी रहेगी। मुझे उम्मीद है कॉपर नीचे में 725 721 के आसपास मिलना चाहिए। अभी करंट भाव में कॉपर बेचना चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 735 के ऊपर का रहेगा। अगले दर्शक हमारे साथ नवनीत हैं जीरापुर से। चांदी इन्होंने 77,000 रुपए पे खरीदा है, काफी ऊपर की बाइंग है। भाव अब 73,000 के आसपास है। क्या करना चाहिए दीपेन जी इनको? देखिए, सबसे पहले तो शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और ऑन लाइटर नोट, हमारे पास भी नवनीत जी शामिल है शो में। अगर सिल्वर की बात करेंगे तो डेफिनेटली थोड़ी पॉजिटिविटी है मार्केट्स में, लेकिन प्राइसेस ओवरबॉट की वजह से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। हमारा मानना है कि ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी और कंटिन्यू हो सकती है और लगभग 71,000 के आसपास के प्राइसेस भी आपको देखने मिल सकते हैं। तो अगर आप थोड़े डीपर स्टॉप लॉस को रख सकते हैं तो पुल बैक में। तो ये व्यू है आपके लिए नवनीत जी। पवन है हिसार से। ग्वार सीड्स में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए भूपेश जी ग्वार सीड में पवन को? जी, ग्वार सीड में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से नेगेटिव रुख बना हुआ है। मुझे लगता है कि ग्वार सीड जब तक 5,820 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक इसमें ये जो अभी मंदी चल रही है ये थोड़ी और गहरा सकती है। नीचे में 5,710 5,650 तक के नीचे के लेवल्स देखे जा सकते हैं। ओके। अगले दर्शक हमारे साथ हैं जमील भाटी हैं राजस्थान से। नेचुरल गैस और क्रूड किस स्तर पर ट्रेड करना चाहिए? किस स्तर पर इन्हें खरीदे या बेचे? क्या करें नवनीत जी? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, मुझे लगता है कि क्रूड का स्ट्रक्चर अभी भी वीक है और ये पुल बैक तो आज देखने मिल रहा है, शाम तक फेड हो जाएगा। सेल करने की स्ट्रेटेजी है कि 5850 5860 के आसपास 57 5940 का आप स्टॉप लगाइए। 5700 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ नेचुरल गैस का स्ट्रक्चर काफी ठीक लग रहा है और लास्ट 3 4 5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद 185 के ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि 190 के ऊपर का जो ब्रेकआउट है जल्दी प्राइसेस को 200 तक ले जाएगा। तो मैं 188 के आसपास बाय करने की स्ट्रेटेजी दूंगा। 184 का आप स्टॉप लगाइए एंड 195 के ऊपर के टारगेट देखने मिल सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ हैं नीलेश हैं नवी मुंबई से। चांदी इन्होंने 74,550 रुपए पर खरीदा है। नवनीत जी, क्या करना चाहिए नीलेश जी को चांदी में? बता दीजिए क्या करने है वो। वेल, थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग हम चांदी में देख रहे हैं। और विश्वमोहन जी, जैसे हमने पहले भी बताया था कि 52,000 से लेकर 78,000 तक के नॉन स्टॉप रैली हमने चांदी में देखा है। तो एक करेक्टिव मूव तो डेफिनेटली बनता है और वही प्राइसेस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। मुझे लगता है कि 70 टू 800 और 70 टू 200 तक के स्तर भी आपको देखने मिल सकते हैं।
तो छोटे-मोटे पुलबैक पे अपनी पोज़ीशन एग्ज़िट कर ले और लॉस बुक कर ले, ये बेहतर विकल्प रहेगा। नीचे में इनको फिर से 71,000 के आस-पास बाइंग करने की स्ट्रैटेजी मिल सकती है। फिलहाल के लिए एग्ज़िट करना एक अच्छा विकल्प रहेगा। मोहन मोरी है उज्जैन से। अगले 1 महीने के लिए सोयाबीन का क्या आउटलुक है? 1 महीने के लिए सोयाबीन में क्या लग रहा है, आप ट्रैक कर रहे हैं क्या भूपेश जी? जी सर, अगर इंटरनेशनल वायदा सीवॉट के वायदा को देखा जाए तो मुझे सीवॉट के वायदा में अभी भी मंदी समझ आती है। 1390 डॉलर के आसपास या सेंट के आसपास वो भाव चल रहे हैं, जिसमें मेरे को भाव अभी 1360 और नीचे में 1330 तक के नीचे के भाव संभावित रहेंगे। अगले दर्शक है मनजीत सिंह है राजस्थान से। कॉटन में क्या करना चाहिए भूपेश जी? क्या करना चाहिए कॉटन में? क्या लग रहा है, क्या दाम बढ़ेंगे? क्या काफी दिनों से एक दायरे में ही कारोबार हो रहा है कॉटन में अब? जी, अभी भी मुझे लगता है कि कॉटन का जो दायरा है वो सीमित रहना चाहिए। 61,380 का जो दाम चल रहा है ये अप साइड में 62,200 से लेके 62,500 और नीचे में 61,000 से लेके 60,800 ये दायरा बना रहेगा। और क्योंकि इंटरनेशनल जो भाव है कॉटन के वो भी अभी भी एक दायरे में ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें कि 73 से लेके 83 सेंट तक के जो दायरा है वो आइदर साइड का पिछले 3 महीने से कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों ही देखने को नहीं मिले। इसलिए यहाँ के बाज़ार भी मुझे लगता है कि एक दायरे में ट्रेड करने चाहिए। जी, कॉटन केक में क्या करना चाहिए? यहाँ पर भी काफी गिरावट आ गई है, पौने 2% गिरा हुआ है आज भी और 2650 तक फिसल गया है। और गिरावट लग रही है क्या कॉटन केक में? जी, कॉटन केक की बात करें तो कॉटन केक का वायदा पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से चार्ट पर काफ़ी नेगेटिव है। अभी भी चार्ट का स्ट्रक्चर नेगेटिव बना हुआ है। मुझे लगता है 2750 के नीचे जब तक वायदा ट्रेड करेगा तब तक इसमें बिकवाली जारी रहेगी। हर एक उछाले पर बाजार को बेचना चाहिए। 2700-2710 में जहाँ भी मिलता है वहाँ बेचना चाहिए जून का वायदा, जिसका स्टॉप लॉस 2750 के ऊपर का रहेगा। नीचे में 2640 और 2610 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। अब बेस मेटल्स की चाल देख लेते हैं। बेस मेटल्स में हालांकि दिन के लोअर लेवल से देखें तो रिकवरी आ रही है, कॉपर दायरे में है, बाकी एल्युमिनियम जिंक यहाँ पर हल्की हल्की तेजी दिख रही है। नवनीत जी, कुछ पसंद आ रहा है क्या बेस मेटल्स में? शाम में लग रहा है कि आपको कहीं पे खरीदारी करनी चाहिए, वहां तेजी बढ़ सकती है? मुझे लगता है कि ज़िंक और कॉपर दोनों ही कमोडिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट टेकिंग हमने ज़्यादा देख ली है और यहाँ पे एक बाउंस बैक की पूरी संभावना है। 229 के आसपास ज़िंक बाय करने की स्ट्रैटेजी रहेगी। 227 का आप स्टॉप लगाएँ, 233 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ कॉपर में मैं चाहूँगा कि ब्रेकआउट के ऊपर बाय किया जाए। 732 के ऊपर जब कॉपर टिकता है तो बाय किया जाए। 737, 740 तक के टारगेट आपको जल्द देखने मिल सकते हैं। नीचे इस लेवल पे 727 का स्टॉप लॉस है। ओके भूपेश जी, आपको अगर बेस मेटल्स में आज शाम के लिए अगर कुछ चुनना हो तो क्या पसंद कर रहे हैं? कहाँ पे ट्रेड की सलाह देंगे आप? जी, मुझे कॉपर बेचना समझ आता है, जिसमें अभी जैसे मैंने बोला कि 730 731 के आसपास कॉपर बेचना चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 735 का रहेगा। नीचे में 727 एवं 724 तक की लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, तो ये व्यू है आपका बेस मेटल्स पे। अब बात कर लेते हैं हम नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस में हल्की तेजी दिख रही है 190 के आसपास। क्या करना चाहिए? ऑप्शन में कोई ट्रेड है क्या आपके पास भूपेश जी? जी, नेचुरल गैस के चार्ट के अगर स्ट्रक्चर देखें तो पिछले फ्राइडे को अच्छी तेजी देखने को मिली थी। मुझे लगता है कि ये तेजी अभी भी जारी रहनी चाहिए। अपसाइड में 195 एवं 199.50 तक के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि नेचुरल गैस 185 का मंदा होगा। 188, 189 के आसपास जहां भी मिलता है वहां 190 की हम कॉल भी खरीद सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस 2 पॉइंट्स का रहेगा। अपसाइड में अच्छे गेन मिलने की संभावना रहेगी। अन्यथा अगर किसी को वायदा खरीदना है तो 188, 189 का वायदा खरीदना चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 185 का रहेगा। अपसाइड में 195 एवं 199 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। गोल्ड में नवनीत जी क्या लग रहा है आपको? गोल्ड में हालांकि बहुत ही दायरे में हो रहा है, 61,000 के आसपास ही गोल्ड घूम रहा है। क्या बड़े एक्शन की उम्मीद कब तक करे गोल्ड में, और आज के लिए क्या ट्रेड करे? मुझे लगता है अगले 1 से डेढ़ हफ्ता और ऐसा ही सुस्त का देखने को मिलेगा। बट उसके साथ-साथ जो निचली ट्रेंड है गोल्ड प्राइसेस में वो कंटिन्यू रहनी चाहिए और बाउट्स ऑफ पुलबैक भी आपको देखते रहने मिलेंगे। नीचे में 1970 और ऊपर में 2030-40 ये रेंज में काफ़ी दिनों से कारोबार हो रहा है और यहाँ पे थोड़ा
ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कंटिन्यूड मोमेंटम इसी रेंज में रह सकता है अगले कुछ हफ्तों में। अगली फेड मीटिंग के बाद थोड़ा बहुत आउटकम या थोड़ा बहुत दिशा चेंज होने की डायरेक्शन हो सकता है। मेरे हिसाब से फिलहाल अगले शॉर्ट 2-3 दिनों के लिए 61,100 के आसपास आप सेल करने की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। 61,350 आप स्टॉप लगाएं, 60,650 का टारगेट देख सकते हैं। शुक्रिया नवनीत जी आपका, भूपेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के फटाफट से सवालों के जवाब दिए और पूरा ऑलमोस्ट सभी कमोडिटी पर अपनी राय भी आप लोगों ने नॉन एग्री मार्केट पे रख दी। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे जीरे की, क्योंकि जीरे में जिस तरह का एक्शन हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं उसका सबसे ज़्यादा फायदा इस साल किसको हुआ है। इस साल अगर फायदा हुआ है जीरे में अगर किसी को इस सीजन में, तो सबसे ज़्यादा किसानों का फायदा हुआ है। लेकिन आमतौर पर जब भी हम बात करते हैं, कभी भी किसी कमोडिटी एग्री कमोडिटी के दाम बढ़ जाते हैं तो हम कंज्यूमर्स एंगल से बात करते हैं, लेकिन हम कभी भी नहीं सोचते हैं कि जो इसकी खेती कर रहे हैं, जो किसान भाई इसकी खेती कर रहे हैं, क्या उनको इसका फ़ायदा वाकई मिल रहा है क्या। लेकिन इस बार जब भी हम आवक सीजन में, हार्वेस्टिंग टाइम में जाते हैं, कटाई के वक्त में जाते हैं, तो उनको सही भाव नहीं मिलता। लेकिन इस बार जीरे में ऐसा नहीं हुआ है। जीरे की जिस समय बुआई चल रही थी, खेती शुरू हुई थी अक्टूबर नवंबर के आसपास, उस दौरान अगर जीरे का भाव देखें तो नवंबर के महीने में 22,000 23,000 के आसपास चल रहा था। वो जीरा हार्वेस्टिंग के टाइम पर 45 से 50,000 रुपए के पास हाजिर में चले गए थे। यानी दोगुना से भी ज़्यादा रिटर्न किसानों ने कमाए हैं। हालांकि अगर जीरे की बात करें तो लोग इस बात को लेकर माहौल बनाते हैं कि महंगाई हो गई, लेकिन कंज्यूमर्स की एंगल से भी अगर आप देखें तो कितने जीरे की खपत हर घर में होती है। 100 ग्राम 200 ग्राम महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम से ज़्यादा बहुत ही कम घर होंगे जहाँ पे जीरे की खपत हर महीने होती होंगी। और कई सारे घर ऐसे भी होंगे जहां पर जीरे की खपत न के बराबर होती होंगी। तो इसमें महंगाई हो, एक तो इलास्टिक डिमांड है, अगर ऐसे कमोडिटी में कम से कम किसानों की अच्छी कमाई हो रही है वो अच्छी बात है। चलिए इस बात की हम पड़ताल भी करेंगे। हमारे साथ दो किसान को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेहमान हैं। दिलीप सुथार साहब हैं, सीईओ हैं चोराड फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के, और साथ ही हमारे साथ करशन जी जडेजा होंगे जो बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से हैं। इन दोनों के बारे में बता दूं कि बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी 1622 किसान उससे जुड़े हुए हैं, और दिलीप जी जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं चोराड फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी की, उसमें 508 किसान जुड़े हुए हैं जो तमाम तरह की खेती करते, चाहे वो जीरा की हो, धनिया की हो, कैस्टर और बाकी एग्री कमोडिटी की खेती करते हैं। तो सबसे पहले हम जीरे पर खास बात कर रहे हैं किसानों को। दिलीप जी, क्या इस बार जीरे ने किसानों को माला माल किया है क्या? नमस्ते सर जी, किया है। इस बार किसानों को अच्छा रेट मिला है, उनकी लागत से तकरीबन देखे तो 4 गुना रेट मिला है। ठीक है, तो इस बार किसान भी खुश है। पर थोड़ा बहुत क्या है कि प्रोडक्शन कम हुआ है, जितना हर साल होता है उतना इस साल प्रोडक्शन हुआ नहीं है। ओके, लागत से तकरीबन 4 से 5 गुना उनको इस बार रेट मिला है सर। ओके। अब दिलीप जी, अब मेरा अगला सवाल होगा, अगर पहले लागत हम समझ लेते कि आप लोगों की लागत कितनी आती है। अब जीरे 1 एकड़ में अगर आप खेती करते हैं जीरे की, तो कितनी लागत आती होगी? 1 एकड़ में तकरीबन 25 से 30 हजार रुपए लागत आती है सर। से 30,000 अगर लागत आती है, और आपका यील्ड क्या है, कितना यील्ड होता होगा? हालांकि मैंने कॉमन ये पूछा था, तो जितने भी किसान थे, कई किसानों से बात की थी, तो उनका यही कहना था कि 2.5 से 3 क्विंटल प्रति एकड़ उनकी उपज होती है, यील्ड होती है। क्या ये सही है आंकड़े सर? हाँ सर, सही है। हमारे यहाँ भी 200 से 250 केजी के आसपास पर एकड़ में प्रोडक्शन होता है। यानी 250 से 300 केजी अगर उत्पादन हो रहा है उनको, तो अगर उसे मौजूदा भाव अगर 4500 जो लोअर भाव है वो भी मानकर हम चले हाजिर का, तो करीब करीब 1,12,13 हजार रुपए के आसपास बैठता है। और आपकी जो लागत है वो 25,000 है 1 एकड़ में, यानी 85 से 90 हजार रुपए प्रति एकड़ आपका फायदा हो रहा होगा सर? हो रहा है सर। बहुत अच्छी बात है सर। अब बात कर लेते हैं भाव को लेकर। अगर आप जब भी आप किसान हैं, आप भाव देखना चाह रहे होंगे, तो आप भाव कैसे देखते हैं? रेफरेंस के तौर पर किस प्राइस को इंडिकेटिव प्राइस के तौर पे देखते हैं कि इस भाव पे हमें बेचना चाहिए, ये भाव चल रहा है? नेशनल लेवल पे प्राइस जानने के लिए जीरे का आप कहाँ भाव देखते हैं? हम सर एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। हर एक किसान में हर रोज एसएमएस के थ्रू भी उनके रेट जाते हैं कि भाई कैस्टर है, क्यूमिन है, आज का ये रेट है, कल का क्लोजिंग ये है। और दूसरा, जो भी किसान एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं, उन किसानों को हम लोगों ने एनसीडीएक्स का ऐप डाउनलोड करके दिया हुआ है, तो वो लोग हर रोज सुबह शाम उसमें देखते रहते हैं।
यानी रेफरेंस प्राइस के तौर पर आपको वहां पर एनसीडीएक्स का प्लेटफॉर्म है, जिसका भाव देखते हैं तो आपको लगता है कि वहां पे जीरे पे प्राइस की डिस्कवरी भी बेहतर होती है, तो वो प्राइस आपके लिए काम करता है किसानों के लिए। अब बात कर लेते हैं सर हेजिंग के लिए। आप कोई भी खेती करें तो आपके लिए कई सारे रिस्क होते हैं, उसमें प्राइस रिस्क सबसे बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि अगर आप खेती कर रहे हैं जब अराइवल का टाइम है, इस बार तो बहुत अच्छी बात हुई कि जीरे में आप लोगों की कमाई अच्छी हुई, आप माला माल हुए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि भाव अचानक से आवक सीजन में कम हो जाते हैं। वो आमतौर ज़्यादातर खेती में यही होता आ रहा है। पहली बार मेरे जहन में तो ऐसे कि इस तरह की कमाई अराइवल सीजन में बहुत कम हुआ है, और जीरे में पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ। तो क्या लग रहा है सर, ये जो प्राइस रिस्क होता है, कभी अराइवल के टाइम में बहुत कम हो जाए, कभी ज़्यादा हो जाए, इस रिस्क को कम करने के लिए क्या आप लोग वायदा बाजार के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फ्यूचर्स भी है आपके पास और ऑप्शंस भी अवेलेबल है? जी सर, हम लोग यूज करते हैं। जब हमारा किसान सोइंग कर रहा होता है उसी टाइम पे पुट ऑप्शन का एक ऑप्शन है अपने एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म पे, तो उसका यूज करते हैं, और फ्यूचर में जो रेट आने वाला है वो रेट देखने के बाद ही वो सोइंग का करते हैं कि भाई अभी जीरा ये रेट अभी चल रहा है, तो मान लीजिए मेरा मार्च में निकलने वाला है, तो मार्च में हाजिर बाजार में तो रेट कम रहेंगे, तो उस टाइम पे वो फ्यूचर देख के काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आपके कितने सारे किसान होंगे जो जिनको ऐसा लग रहा होगा कि प्राइस रिस्क कम करने के लिए वायदा बाजार एक बढ़िया टूल है, और जोखिम का बेहतर प्रबंधन करने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए? कितने किसान होंगे आपके एफपीओज को जो इसका समर्थन करते हैं? तकरीबन हमारे यहाँ 350 से 400 किसान हैं जो इसका समर्थन करते हैं। दिलीप जी कि बाकी जो कमोडिटी वायदा जो बंद है, जिसमें कारोबार नहीं हो, चाहे वो सोयाबीन को लेकर हो, सोया तेल को लेकर हो, मस्टर्ड, इसका वायदा भी आना चाहिए ताकि आपको बेहतर प्राइस डिस्कवरी मिले और हेजिंग के तौर पर आपके पास टूल्स मौजूद। आप लोग चाह रहे हैं एफपीओ की तरफ से? जी सर, एफपीओ चाह रहा है कि ये आना चाहिए। ओके, चलिए हमारे साथ एक और एफपीओ के मेहमान हैं, करसन जी जडेजा हैं, बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से। सर स्वागत है आपका। सर सबसे पहले बताइए आपके बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में कितने किसान मेंबर हैं आपके इस एफपीओ से? 1622 फार्मर हमारे शेयर होल्डर है बनास एफपीओ के। ओके, तो सर जीरे की खेती में उन किसानों को इस बार किस तरह का फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ होगा सर? फायदा तो भाव अच्छा होने के कारण हुआ है, लेकिन इसमें दिक्कत है, जीरे में जोखिम भी इतना ही होता है क्योंकि जीरा इस बार 10-15% लोगों फार्मरों ने बोया था, क्योंकि अगले 2 साल है वो भाव भी कम था, और ये वातावरण के कारण जीरा में नुकसान भी बहुत आती थी। तो इस बार भाव अच्छा रहा है तो फार्मरों को अच्छा फायदा हुआ है। ओके सर, फार्मर्स को अच्छा फायदा हुआ, तो क्या आपके जो भी मेंबर्स किसान हैं क्या इस बात को लेकर खुश होंगे और प्रोत्साहित होंगे कि आगे भी इस तरह की खेती करे जो वाकई फायदे की खेती हो, जैसा जीरा हुआ है? और आप ये भी चाह रहे होंगे कि इस तरह की खेती दूसरे फसल हो उसमें भी हो, ताकि लोगों को बढ़ावा मिले, नए युवा आए किसान खेती करने के लिए? तो हम तो ऐसा सोचते ही है कि जो कम्युनिटी नहीं है अभी हमारे एनसीडीएक्स के फीचर में, तो ये मस्टर्ड है वो सब भी लेना चाहिए, क्योंकि फार्मरों को हमारे मस्टर्ड भी ज्यादा फार्मर करते हैं, तो उनको भी पता चले कि भाव क्या रहने वाला है, तो इसकी तरह से वो अपनी खेती में बदलाव कर सकते हैं। डिमांड है ग्राउंड से जो किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करसन जी जडेजा जो किसानों को यहाँ पर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनका कहना है कि वायदा में सरसों नहीं होने की वजह से रेफरेंस प्राइस के तौर पर वहाँ जोखिम कम करने के लिए उनके पास कोई टूल्स मौजूद नहीं है, क्योंकि आवक सीजन में जिस तरह से दाम सरसों में गिरे हैं उससे किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और यहाँ जीरे की खेती, हम हमेशा कंज्यूमर्स की बात करते हैं कि किसान भी हालांकि कंज्यूमर्स हैं, लेकिन अगर वो खेती कर रहे हैं तो इस उम्मीद में ही खेती करते हैं कि उनको अच्छा फायदा होगा। अगर उनके फायदे होने कम हो जाएंगे तो वो खेती ही बंद कर देंगे, तभी अगले सीजन में अगर वो खेती कर पाएंगे, ताकि इस बार उनको फायदा होगा। सर करसन जी, आप जोखिम की बात कर रहे थे, जोखिम मैनेजमेंट के लिए क्या आपके मेंबर्स एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, वायदा बाजार का इस्तेमाल करते हैं अपने प्राइस रिस्क को कम करने के लिए? जी, हमारा 16 में 300-400 फार्मर ऐसे जिसको हमने एनसीडीएक्स की ऐप डाउनलोड करवाई है,
और वो अपना जो माल बेचना है वो सामने से हमें ही बता देते हैं कि अभी बेचने का है, अभी नहीं बेचना। हम एफपीओ में भी वो फार्मर हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, भाव बढ़ता है तो वो बोलते हैं अभी बेचना है। 3 महीनों अगाऊ का भाव जान सकते हैं, तो उनको वो भी निश्चित कर सकता है कि बेचना चाहिए या रखना चाहिए। तो ये एनसीडीएक्स ऐप है, वो ऐप के कारण फार्मर को ज्यादा फायदा हो रहा है। बहुत अच्छी बात है कि कम से कम नई टेक्नोलॉजी, नया प्लेटफॉर्म, नए टूल्स का आपको फायदा हो रहा है। एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पे जाके आप अपने रिस्क को कम करते। करसन जी, आप पुराने किसान होंगे, लंबा अनुभव होगा। जीरे में जिस तरह का फायदा इस बार किसानों को हुआ है, क्या हार्वेस्टिंग टाइम, कटाई के सीजन में इस तरह का फायदा कभी आपने देखा है किसी फसल को? कोई एक अनुभव बताइए। नहीं, ऐसा तो हम हर साल से 900 रुपया 20 किलो का था, तब से हमको पता है कि हार्वेस्टिंग के टाइम तो भाव नीचा ही रहता है, लेकिन इस टाइम भाव हार्वेस्टिंग के समय भी अच्छा मिला है, जिसका फायदा फार्मरों को ज्यादा हुआ है। अभी भी जो हार्वेस्टिंग के टाइम 6,000 रुपया था, अभी 9,450 रुपया चल रहा है, तब 300 रुपया था। तो वो भी अभी फार्मर काफी ऐसे भी है कि वो अपना माल रुक रखे हैं, क्योंकि उनको पता चल रहा है एनसीडीएक्स के वायदे के भाव से। तो वो ऐप के कारण तो बहुत फायदा फार्मर को हो रहा है। ओके, यानी इनका लंबा नहीं, लेकिन अभी भी ये कह रहे हैं कि इनकी याद में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हार्वेस्टिंग के टाइम में इस तरह का मुनाफा हुआ हो। किसान आमतौर जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जो वो कॉस्ट को बेयर कर सकते हैं, स्टोरेज कॉस्ट को, वो वेयर हाउस में तो माल जमा करा लेते हैं, लेकिन छोटे जो किसान होते हैं वो आवक सीजन में उनके लिए बेचनी मजबूरी हो जाती है और उसी का प्रेशर दाम पर होता है और दाम अचानक से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन इस बार शॉर्टेज है, ग्लोबल शॉर्टेज भी है, ग्लोबल डिमांड मजबूत है, एक्सपोर्ट के नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, उसका फायदा हमारे किसान भाइयों को भी जीरा में मिला है। अगर इस तरह की खेती अगर देश में होती है तो डेफिनेटली हम किसानों को प्रोत्साहित कर पाएंगे। मुझे याद है करसन जी, एक वाक्य मैं भी आपको बता दूं कि हम बजट के समय में किसानों से मिलने के लिए गए हुए थे, कई सारे इंटरव्यूज किए थे। उसमें एक किसान ऐसे थे जो बता रहे थे कि फूल गोभी की उन्होंने खेती की थी, महाराष्ट्र के थे, नासिक के आसपास। उन्होंने 60,000 रुपये लगाए थे। जब उनकी कटाई का वक्त आया, जब वो सब्जी काटने के लिए गए तो सिर्फ 6,000 रुपये उन्हें कारोबारियों ने दिया था। इस वजह से उन्हें ट्रैक्टर पूरे खेत में चला दिया। तो इस तरह की स्थिति होगी। अगर इतना नुकसान के बाद कौन खेती करना चाहेगा? तो मेरा सवाल ये था कि उस नुकसान की भरपाई वो कैसे करते? उन्होंने कहा कि उनका बेटा बाहर कमाता है, वो पैसे भेजता है, उससे खेती करते हैं और वो इस उम्मीद में पैसे भेजता है कि हमारे पैसे दोगुने होंगे। यहाँ तो दोगुना क्या, 60,000 6,000 रुपए में बदल गया। लेकिन जीरे में ऐसा नहीं हुआ है, जीरे के किसान काफी खुश है। दिलीप जी, अब मेरा सवाल होगा, क्योंकि होल्डिंग एक बड़ी समस्या है जीरे के किसानों के लिए या किसी भी खेती में किसानों के लिए, तो स्टोरेज के लिए क्या एक्सचेंज का वेयर हाउस आपके लिए कितना फायदेमंद होता होगा? करसन जी, आप इससे बताइए कि एक्सचेंज के वेयर हाउस का आप कैसे इस्तेमाल करते हैं? हमारे ऊंझा मंडी है, ऊंझा में है वेयर हाउस हमारे जीरे के लिए, और कैस्टर के लिए आरिज में है। तो हमारा माल है वो वहीं वेयर हाउस में ही हम यूज करते हैं। लेकिन हम ऐसा सोचते हैं, हमारी ऐसी एफपीओ है, उनको जो जिसके पास अपनी जमीन है, तो उनका वेयर हाउस के लिए थोड़ा नजदीक चाहिए, क्योंकि ऊंझा यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। तो वेयर हाउस की अभी तो है वहाँ पर, तो अभी करते हैं, लेकिन वेयर हाउस की व्यवस्था नजदीक के सेंटरों में भी करनी चाहिए, जिसके कारण वो फार्मर है अपना माल भी रख सकते हैं वहाँ पर। ओके सर, आपके पास एक्सचेंज से जो उन मान्यता प्राप्त बहुत सारे वेयर हाउसेस है एनसीडीएक्स के, आप वहाँ पर भी अपना माल जमा करवा सकते हैं। अगर आप वहाँ पर अपने रिस्क को, ये पोजीशन अगर आप वहाँ पर लेते हैं तो आप माल को वहाँ पर जमा करा के वहाँ के उस रिसीट के जरिए आप उस पर लोन भी आपको मिल जाता है। बहुत तरह की इस तरह की फैसिलिटी है, उसके लिए लगातार एक्सचेंज की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। लेकिन ये एक अच्छी बात आपसे निकल कर यही आ रही है कि जीरे के किसानों ने पहली बार इस तरह का मुनाफा कमाया है ऐसे सीजन में, आवक सीजन में, जहां पर आमतौर पर भाव गिर जाते हैं। ये एक अच्छी बात निकल कर आ रही है। इसलिए हमेशा हमें कंज्यूमर्स एंगल से चीजें नहीं सोचनी चाहिए, हमें किसानों के एंगल से भी सोचना चाहिए, क्योंकि किसान पैदा कर रहे हैं, अगर उन्हें फायदा नहीं होगा तो एक दिन पूरी तरह से खेती ठप हो जाएगी। और जिस तरह से वो नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वायदा बाजार का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने जोखिम करने के लिए, ये वाकई अच्छी बात है। शुक्रिया दिलीप जी आपका, करसन जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे इस खास पेशकश को और भी खास बना दिया। शुक्रिया सर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जीरे के इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ।